हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BHIC 133 हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेकेंड कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। 1 minute. The Deccan policy of Delhi Sultan referred to their efforts to expand political control over the Deccan region of South India. The Deccan was important because its rich resource, strategic location and prosperous kingdom. Different sultans, especially Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq, tried to establish their authority over this region. Deccan South India का एक सबसे बड़ा region था। ये एरिया natural resources और पैसे वगैरह में, ट्रेड रूट्स में और पावरफुल किंगडम की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था एंड पावरफुल भी माना जाता था। ठीक है, इस वजह से दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे इस रीजन पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते थे, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, अब इसे कंट्रोल कर लिया तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो दिल्ली सुल्तान्स की डेक्कन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, साउथ इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ानी है उनको और ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है और पूरे इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना है। इसीलिए उन्होंने डेक्कन पॉलिसी बनाई थी ताकि उनका जो पावर है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। Expansion under Alauddin Khilji. The Deccan policy begins seriously during the reign of Alauddin Khilji in 2096. He attacked Devgiri, the capital of Yadav kingdom, and gained immense wealth. Later, his general Malik Kafur led successful campaign against the kingdom of Devgiri, Warangal, Dwarasamudra and Madurai. Okay? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डेक्कन पॉलिसी को सीरियसली शुरू करने का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। 1296 में उसने देवगिरी पे अटैक किया था। देवगिरी उस समय यादव डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी। तो इस विक्ट्री के बाद अलाउद्दीन को बहुत सारा सोना, चांदी और बहुत ही पैसा मिला, जिस वजह से वो बहुत ही वेल्दी हो चुका था। इस विक्ट्री ने उसे और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ठीक है, बाद में उसका जो फेमस जनरल था दैट इज़ मालिक काफुर, इसने साउथ इंडिया के कई सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाए थे। उसने देवगिरी, वारंगल, मदुरई जैसे किंगडम्स को डिफीट किया। अलाउद्दीन डिड नॉट डायरेक्टली एनेक्स मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, इंस्टेड ही फोर्स्ड लोकल रूलर्स टू एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी एंड पे एनुअल ट्रिब्यूट। This policy helped Delhi gain wealth without the burden of direct administration. अब हमने क्या सीखा कि उनके जो जनरल थे मलिक काफुर, उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत कैंपेन चलाए थे और देवगिरी, वारंगल, मदुरई जैसे किंगडम्स को डिफीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझना कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन किंगडम्स को डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड नहीं किया था। उन्होंने लोकल रूलर को ही बोला कि सारा काम आप ही को देखना है, लेकिन उनसे दो काम करवाए थे। सबसे पहले आप दिल्ली की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कीजिए और दूसरी चीज़ आपको हमें साल का एक स्पेसिफिक अमाउंट टैक्स देना है या फिर गिफ्ट देना है, वो आपको देना पड़ेगा। और इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि दिल्ली को बहुत वेल्थ मिलती रही और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्स्ट्रा बर्डन था वो भी नहीं आया। पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। The Deccan policy reached its peak under Muhammad bin Tughlaq. Unlike Alauddin, he wanted direct control over the Deccan. He annexed many countries and shifted his capital from Delhi to Daulatabad in an attempt to govern both North and South India more effectively. मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी अलाउद्दीन से बिल्कुल अलग थी। वो सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं चाहते थे, मतलब वो सिर्फ पैसा या टैक्स नहीं चाहते थे, वो डेक्कन पर डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसीलिए उसने कई डेक्कन टेरिटरीज़ को डायरेक्टली सल्तनत में मिला दिया था। एंड उनका जो सबसे फेमस डिसीजन था वो ये था कि कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना। उनका ये मानना था कि दौलताबाद इंडिया के एकदम बीच में है और अगर कैपिटल वहाँ होगी तो नॉर्थ और साउथ दोनों को इक्वली कंट्रोल किया जा सकता है। However, this decision created great hardship for the people. The forced migration to Daulatabad caused suffering and the administration became difficult. Frequent rebellions weakened Delhi's control over the region.
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिसीजन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, दूर दूर तक एम्पायर को कंट्रोल करना बिल्कुल भी ईजी नहीं था। थोड़े ही समय में अलग अलग रीजन्स में रिवॉल्ट शुरू हो चुके थे और इसकी वजह से जो दिल्ली का कंट्रोल था रीजन पे वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था। अचीवमेंट ऑफ डेक्कन पॉलिसी, इट इंक्रीज द टेरिटरी एंड प्रेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। सबसे पहला बेनिफिट दिल्ली सल्तनत को ये हुआ कि टेरिटरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो चुकी थी, लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड ट्रिब्यूट फ्लोड इनटू दिल्ली। दूसरा बेनिफिट ये हुआ था कि दिल्ली को बहुत सारा वेल्थ और ट्रिब्यूट मिला था। इस वेल्थ की वजह से सल्तनत फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इंक्रीज। अब तीसरा बेनिफिट ये था कि साउथ इंडिया के बीच ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बढ़ चुके थे। लोगों के बीच द पॉलिसी स्प्रेड इंडो इस्लामिक कल्चर इन द डेक्कन। लोगों के बीच आइडियाज़ और कल्चर का भी एक्सचेंज हो रहा था एंड इस पॉलिसी की वजह से इंडो इस्लामिक कल्चर भी डेक्कन रीजन में स्प्रेड हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि आर्किटेक्चर वगैरह पे भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला था। लिमिटेशन एंड फेलियर्स, द डेक्कन वॉज फार फ्रॉम दिल्ली, making administration difficult. Continuous military campaigns were expensive. Local rulers and nobles often revolted against Delhi's authority. कुछ प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिस्टेंस। ठीक है, इतने दूर एरियाज़ का कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। डेक्कन दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बार बार आप अगर मिलिट्री कैंपेन्स करवाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, वॉर पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो इससे जो सल्तनत का ट्रेजरी था वो वीक होना शुरू हो गया था। जो लोकल रूलर्स थे वो दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हर कुछ टाइम बाद रिबेलियंस होते रहते थे, मतलब लड़ाई झगड़े चालू ही रहती थी। मोहम्मद बिन तुगलक्स अटेम्प्ट एट डायरेक्ट कंट्रोल फेल्ड ड्यू टू पुअर प्लानिंग एंड एक्सेसिव एम्बिशन। मोहम्मद बिन तुगलक की डायरेक्ट रूल पॉलिसी भी फेल हो चुकी थी। रीज़न था पुअर प्लानिंग और उसकी जो ओवर एम्बिशियस पॉलिसीज़ है वो। ठीक है, उसने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए लेकिन उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट वो कर ही नहीं पाए थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे वीक होना शुरू हो चुकी थी। द वीकनिंग ऑफ Delhi's power led to the rise of independent states such as बहमनी सल्तनत एंड विजयनगर। कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा था, दिल्ली का जो पावर है वो वीक हो रहा था और इसी पीरियड में बहमनी सल्तनत एंड विजयनगर एम्पायर जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का राइज हुआ, मतलब वो बनना शुरू हो गई थी। यानी दिल्ली का जो डेक्कन पे कंट्रोल था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ दिल्ली सुल्तान्स brought wealth, territorial expansion, cultural exchange. However, the difficulties of governing distant regions, frequent rebellions, administrative mistake limited its success. While Alauddin Khilji's policy of indirect control was largely successful, Muhammad bin Tughlaq's policy of direct rule proved unsuccessful. Therefore, the Deccan policy was both an achievement and a major challenge for the Delhi Sultanate. दिल्ली सुल्तान्स की जो डेक्कन पॉलिसी थी उसने सल्तनत को वेल्थ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कल्चरल एक्सचेंज ये सारी चीज़ें तो दी, लेकिन डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़, लड़ाई झगड़े, बेकार प्लानिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये पॉलिसी पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी का इनडायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसी काफ़ी सक्सेसफुल था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, लोकल रूलर्स को भी बोला कि चलो तुम ही देखो, लेकिन हमारी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करो और हमको साल का कुछ अमाउंट या गिफ्ट देते रहो। तो ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक की डायरेक्ट रूल पॉलिसी थी वो फेल हो चुकी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेक्कन पॉलिसी दिल्ली सल्तनत के लिए एक तरफ अचीवमेंट तो थी लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। राइट अ नोट ऑन मुगल मराठा रिलेशन। किस तरह के रिलेशंस थे इनके? लेट्स सी। The relation between Mughals and the Marathas were one of the most important political development in medieval India. These relations marked by both cooperation and conflict. While some Mughal rulers tried to establish friendly relations with Marathas, others fought long and costly wars against them. The struggle between two powers greatly influenced the history of India in the 17th and early 18th centuries. अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं मुगल मराठा रिलेशंस क्या होते हैं। तो मुगल मराठा रिलेशन से मतलब है मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच में पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशंस। ये रिलेशंस कभी फ्रेंडली रहे हैं और कभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट एंड वॉर से भरे हुए। कुछ लोगों ने सच में चाहा कि हम अच्छे रिलेशन इनसे बनाकर रखते हैं,
लेकिन कुछ लोग इतना लड़े, इतने लंबे लंबे वॉर किए और इतने कॉस्टली वॉर किए जिसकी हद नहीं। तो ये जो स्ट्रगल था दो पावर्स के बीच में, इसने हिस्ट्री पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला। कब से कब तक? 17 से 18 सेंचुरी तक में। अर्ली रिलेशंस की बात करते हैं। द मराठा पावर रोज अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी इन द वेस्टर्न इंडिया। During the reign of Mughal Emperor Aurangzeb, the Marathas became major challenge to Mughal authority in the Deccan region. Initially, the Mughals tried to control Shivaji through military campaigns. Early relations की अगर मैं बात करूँ तो मराठा पावर का जो राइज था वो शिवाजी महाराज के लीडरशिप में वेस्टर्न इंडिया में हुआ था, मतलब महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो। शिवाजी एक बहुत टैलेंटेड मिलिट्री लीडर थे। उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम स्टैब्लिश करना। जब मुगल एम्परर औरंगजेब रूल कर रहे थे तब शिवाजी मुगल एम्पायर के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गए थे। तो स्टार्टिंग में मुगल्स ने शिवाजी को मिलिट्री फोर्स के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, ठीक है, कई सारे बैटल्स भी हुए, लेकिन शिवाजी बार बार मुगल आर्मी को चैलेंज करते रहे थे। मूविंग ऑन फर्दर, इन 1665 ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड द मुगल जनरल राजा जय सिंह। शिवाजी accepted some Mughal demands, but the peace did not last long. After his visit to the Mughal court at Agra, subsequent escape, relations became hostile again. 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी। ये एग्रीमेंट शिवाजी और मुगल जनरल राजा जयसिंह के बीच हुआ था, ठीक है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शिवाजी ने मुगल एम्पायर की कुछ कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। बाद में शिवाजी को आगरा में मुगल कोर्ट में बुलाया गया। वहाँ उन्हें प्रैक्टिकली हाउस अरेस्ट जैसी सिचुएशन में रखा गया था। लेकिन हुआ गया था कि शिवाजी बहुत ही क्लेवर तरीके से आगरा से निकल गए थे। इस इंसिडेंट के बाद मुगल मराठा रिलेशन फिर से खराब हो गए और लड़ाई झगड़े वापस शुरू हो चुके थे। कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीन। The conflict reached its peak during Aurangzeb's rule. Shivaji continued to expand his kingdom and challenge Mughal control in the Deccan. In 1674, he crowned himself as an independent king, which further increased tension. अब क्या होता है कि औरंगजेब के रूल के दौरान मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर पहुंच गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। शिवाजी ने अपना जो किंगडम था वो कंटिन्यूसली एक्सपांड करते ही चले गए थे वो, और डेक्कन में मुगल अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया था। तो 1674 में शिवाजी ने खुद को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट किंग, मतलब छत्रपति, डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके बाद मुगल और मराठा के जो रिलेशन थे वो और ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। आफ्टर शिवाजीज डेथ इन 1680, Aurangzeb personally moved to the Deccan and spent nearly 25 years fighting with the Marathas. He captured, executed Shivaji's son, Sambhaji, in 1689. However, the Marathas continued their resistance under the leaders such as Rajaram and Tarabai. अब 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। उसके बाद औरंगजेब खुद डेक्कन आए और उन्होंने 25 ईयर्स तक मराठास के खिलाफ वॉर लड़ी। ये मुगल हिस्ट्री की सबसे लंबी वॉर्स में से एक मानी जाती है। ओके, औरंगजेब ने 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी को भी कैप्चर किया और उन्हें मार डाला, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी मराठास ने सरेंडर नहीं किया। राजाराम और बाद में ताराबाई की लीडरशिप में मराठा रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहा, लड़ाई होती ही रही। यानी मुगल आर्मी इतनी लंबी वॉर के बाद भी मराठास को कम्प्लीटली डिफीट नहीं कर पाई। The long war exhausted Mughal treasury, weakened the empire. Although Aurangzeb captured many forts, he could not completely defeat the Marathas. अब इतना लड़ाई झगड़े होने के बाद आपको क्या लगता है, पैसा तो ख़त्म हो गई और इसकी वजह से एम्पायर भी काफ़ी उनका वीक हो चुका था। हालांकि औरंगजेब ने बहुत सारे फोर्ट्स पर कैप्चर किया था, लेकिन वो पूरी तरह से मराठा आर्मी को डिफीट नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए। रिलेशनशिप विद आफ्टर औरंगजेब, अब इनके बाद क्या होता है। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707, मुगल पावर डिक्लाइन रैपिडली। द मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपांडेड इनटू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। मुगल एम्परर्स वर फोर्स्ड टू नेगोशिएट विद मराठा लीडर्स एंड ग्रांट देम राइट्स टू कलेक्ट टैक्सेस सच एज चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम सेवरल रीजन्स। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। इसके बाद मुगल एम्पायर बहुत ही फास्ट डिक्लाइन करने लगा था। इसी टाइम मराठास और ज़्यादा पावरफुल होते गए थे। उन्होंने नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया तक अपना एक्सपांशन शुरू कर दिया था। अब सिचुएशन कैसी हो गई थी, पूरी उलट चुकी थी, ठीक है। जो मुगल पहले पावरफुल थे, अब उन्हें मराठास के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ी थी। मुगल एम्परर्स ने मराठास को चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का राइट भी
दिया था। चौथ एक टैक्स है जो मराठास जीते हुए एरियाज़ पे कलेक्ट करते थे, और सरदेश मुखी भी एक एडिशनल टैक्स है जो उन्हें मिलता था। ठीक है, ये दोनों तरह एक टैक्स की तरह ही तो है। By the middle of 18th century, the Marathas had become the most powerful political force in India, while the Mughal emperor remained only a symbolic ruler in Delhi. अब 18th century के मिड में क्या हुआ था कि मराठास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और मुगल एम्परर सिर्फ नाम के रह गए थे। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। Mughal Maratha relations were characterized by continuous rivalry and occasional cooperation. The long conflict, especially during Aurangzeb's reign, weakened the Mughal Empire and contributed to its decline. At the same time, it helped the Marathas emerge as a powerful major power in India. Thus, Mughal-Maratha relation played an important role in shaping the political history of मिडाइवल इंडिया। मुगल मराठा रिलेशन में कॉपरेशन भी था और राइवलरी भी थी, जैसा कि हमने देखा, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर बहुत ज़्यादा ही कन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर को डिक्लाइन का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ इसी स्ट्रगल की वजह से मराठास और ज़्यादा स्ट्रांग होते गए और उन्हें इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पावर बना दिया। इन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से वो आज बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। इसीलिए मुगल मराठा रिलेशंस को मिडाइवल इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी कॉन्फ्लिक्ट ने मुगल एम्पायर को वीक कर दिया था और मराठा एम्पायर को पावरफुल बना दिया था। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर, डिस्कस द करेंसी सिस्टम ऑफ मुगल्स। The Mughal Empire developed a well-organized and stable currency system that played an important role in the growth of trade, agriculture, and administration. The Mughal rulers issued coins of high quality and maintained uniform standard throughout the empire. This helped in strengthening the economy and increased commercial activities. मुगल एम्पायर की करेंसी सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। करेंसी सिस्टम का मतलब होता है किसी कंट्री में पैसे मतलब कॉइन्स या करेंसी का सिस्टम जिसके थ्रू लोग परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुगल एम्पायर ने मिडाइवल इंडिया में एक वेल ऑर्गेनाइज एंड स्टेबल करेंसी सिस्टम को डेवलप किया था। मुगल रूलर्स हाई क्वालिटी के कॉइन्स बनवाते थे और पूरे एम्पायर में उनका एक ही स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे। इसी वजह से ट्रेड, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ था। सिंपल वर्ड्स में मुगल करेंसी सिस्टम ने पूरे एम्पायर में एक जैसे कॉइन सिस्टम बनाया एंड जिससे लोगों को बिजनेस करना, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आसान हो गई थी। लेट्स मूव ऑन फॉर द मेन टाइप्स ऑफ कॉइन्स। अब हम देखते हैं कि मेन कॉइन्स कौन से थे। मेजरली 3 टाइप के कॉइन थे, है ना, 3 टाइप के कॉइन थे। गोल्ड माइन, जिसे मोहर कहते हैं। मोहर वॉज गोल्ड कॉइन used for large transaction and by wealthy merchants, noble and rulers. It was highly valued because of its purity and quality. ये जो कॉइन था वो बहुत ही वैल्यूबल कॉइन था। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड के थे। ठीक है, इसे मोस्टली जो अमीर लोग हैं, रिच मर्चेंट्स हैं, नोबल्स हैं, रूलर्स हैं, ये बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इसे यूज़ करते थे। क्योंकि ये प्योर गोल्ड से बनता था, इसलिए लोग इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। सिल्वर कॉइन, रुपया, जिसे रुपया कहते हैं। The rupia was most important coin in the Mughal Empire. It was first introduced by Sher Shah Suri, later continued by Mughal rulers. 1 rupia generally weighed about 11.5 gram of silver and became the standard currency of trade and revenue collection. अब ये सिल्वर का कॉइन होता था, है ना। इसकी शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने की थी। बाद में मुगल रूलर्स ने भी इसी कॉइन को कंटिन्यू रखा था। रुपया जो था, ये जो सिल्वर कॉइन था, ये मुगल एम्पायर का स्टैंडर्ड कॉइन बन गया था एंड इसका जो वेट था वो 11.5 ग्राम्स का था। ट्रेड, टैक्स कलेक्शन एंड गवर्नमेंट पेमेंट्स में इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आता है कॉपर कॉइन, दम। द दम वॉज अ कॉपर कॉइन यूज फॉर डेली ट्रांजेक्शन बाय कॉमन पीपल। इट हेल्प इन स्मॉल स्केल बाइंग, सेलिंग इन मार्केट्स। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर 40 दम्स वर इक्वल टू 1 रुपया। ओके, अब ये जो कॉपर कॉइन था, इसका जो यूज़ था वो आम लोग करते थे, जो शॉपिंग के लिए, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए यही चीज़ यूज़ होती थी, दम ही यूज़ होता था। तो अकबर के टाइम पे 40 दम कितने होते थे? 1 सिल्वर कॉइन, मतलब 1 रुपया। ठीक है, ये इसका वैल्यू हुआ करता था। ये चीज़ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसे बॉक्स में आप ज़रूर इस तरह से प्रेजेंट करके आना। Reforms under Akbar. The Mughal currency system reached a high level of efficiency under Akbar.
He introduced a uniform coinage system across the empire. Coins were minted in different mints but followed the same weight and purity standard. This reduced confusion and encouraged trade. अब मुगल करेंसी सिस्टम अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पर कब पहुंचा था, किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे पहुंचा था। तो उन्होंने यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम शुरू किया था, एक जैसा, सब कुछ एक जैसा करना, सब एक स्टैंडर्ड पे फॉलो करना, यानी चाहे कॉइन्स किसी भी मिंट में बने हों उसका वेट और प्योरिटी सेम होनी चाहिए। मिंट का मतलब होता है वो जगह जहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं। सो अकबर ने अलग अलग सिटीज़ में मिंट स्टैब्लिश किए थे, लेकिन सब जगह सेम क्वालिटी के कॉइन्स बनाए जाते थे। अकबर ऑल्सो इंश्योर दैट कॉइन्स कैरिड इंस्क्रिप्शन शोइंग एम्परर्स नेम एंड अदर डिटेल्स। दिस इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट इन द करेंसी। अकबर ने ये भी इंश्योर किया था कि कॉइन्स पर एम्परर के नाम लिखे जाएं और इंस्क्रिप्शन भी लिखे जाएं। इससे फेक कॉइन्स की जो प्रॉब्लम थी वो कम हो चुकी थी और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। फीचर्स ऑफ मुगल करेंसी सिस्टम, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड प्योरिटी। अभी हमने क्या देखा कि एक ही तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है, प्योरिटी भी अच्छी और वेट भी सेम ही रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स फॉर डिफरेंट पर्पस। 3 तरह के कॉइन हुआ करते थे और तीनों का पर्पस अलग हुआ करता था। लार्ज नंबर ऑफ मिंट स्टैब्लिश अक्रॉस द एम्पायर। बहुत सारे मिंट स्टैब्लिश किए गए जहाँ पर कॉइन्स बनते, करेक्ट। ये सारे बहुत सारे मिंट्स को स्टैब्लिश किया गया पूरे एम्पायर में। ईजी कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू। करेंसी सिस्टम की वजह से लैंड रेवेन्यू कनेक्ट करना भी ईजी हो गया था। गवर्नमेंट को टैक्स भी कैश में मिलने लगा था। प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, इसी की वजह से फॉरेन ट्रेड भी प्रमोट हुआ और आपस में भी, मतलब इंटरनल जो स्टेट्स में ट्रेड है वो भी बढ़ गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी सिस्टम, द मुगल करेंसी सिस्टम हेल्प इन द एक्सपांशन ऑफ मार्केट एंड ट्रेड नेटवर्क्स. Merchants could easily conduct business across the different regions of the empire. It also enabled the government to collect revenue efficiently and pay soldiers and officials regularly. The stability of Mughal coins made them widely accepted even outside India. सबसे पहला बेनिफिट करेंसी सिस्टम का ये था कि ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ था। इसकी वजह से मर्चेंट्स पूरे एम्पायर में इजीली बिजनेस कर पाते थे क्योंकि हर जगह एक ही तरह के कॉइन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, है ना। दूसरा बेनिफिट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। टैक्स कलेक्शन काफ़ी इजी हो गया था एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग होती जा रही थी। तीसरा बेनिफिट था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसकी वजह से, स्टेबल करेंसी की वजह से मार्केट में ट्रस्ट बनता रहा और इकोनॉमी स्मूथली चलने लगी थी। मुगल कॉइन्स इतने फेमस थे कि इंडिया के बाहर भी कई सारे ट्रेडर्स इन्हें एक्सेप्ट करते थे। यहाँ पे यही लिखा गया है, ओके। ये देखिए, वाइडली एक्सेप्टेड इवन आउटसाइड इंडिया। द मुगल करेंसी सिस्टम वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मॉनिटरी सिस्टम ऑफ medieval India. Through standardized coins such as moher, rupiah, and dam, the Mughal rulers created economic stability and encouraged trade. Their well-regulated currency system contributed significantly to the prosperity and strength of Mughal Empire. Mughal Empire का जो currency system था वो medieval India का सबसे advanced monetary system में से एक था, ठीक है। इन standardized coin के थ्रू मुग़ल रूलर्स की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो गई और इसी की वजह से ट्रेड भी बहुत इनक्रीज हुआ था। उनकी ये जो वेल रेगुलेटेड करेंसी सिस्टम है इसने मुग़ल एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी में एंड स्ट्रेंथ में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया. The Bhakti movement was an important religious and social movement that developed in India between the 7th and 17th century. It emphasized devotion, bhakti to God rather than rituals and ceremonies. Sent from different parts of India, spread the message of love, equality and devotion. Several factors were responsible for the rise of this movement. Bhakti movement medieval India का एक बहुत important religious and social movement था. इस मूवमेंट का क्या मैसेज था कि भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको ट्रू डिवोशन की ज़रूरत है. आपको कोई रिचुअल्स या कोई सेरेमनीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और जो संत थे वो लोग क्या करते थे, प्यार का, इक्वालिटी का, डिवोशन का, ये सारे मैसेजेस स्प्रेड किया करते थे. ये मूवमेंट पहले साउथ इंडिया में शुरू हुआ था एंड धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के हर रीजन में फैल चुका था. और हमने अभी पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि कबीर, गुरु नानक, रामानंद, ये जितने भी लोग थे इन्होंने इस मूवमेंट को बहुत पॉपुलर बना दिया था, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स. ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड हिंदू रिलीजन बिकेम फुल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स एंड सेरेमनीज. कॉमन पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दैम.
The Bhakti Sant taught true worship of did not require costly rituals. They emphasized simple devotion and faith in God, which attracted many people. सबसे पहला रीज़न था कि उस समय पे जो रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। आपको भगवान के आपको ऐसा अगर भगवान को आपको प्रसन्न करना है तो आपको ये रिचुअल करना पड़ेगा, ये सेरेमनी करनी पड़ेगी, इसकी बलि देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी और कॉमन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। इसलिए जो भक्ति संत हैं उन्होंने ये बताया कि आपको सिर्फ सच्ची भक्ति मतलब ट्रू वर्शिप करने के लिए ये कॉस्टली रिचुअल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी भक्ति कीजिए, आप सिर्फ भगवान का ध्यान कीजिए और वो आपके हो जाएंगे। ये मैसेज की वजह से बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। कास्ट सिस्टम एंड इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कास्ट। लोअर कास्ट फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर डिनाइड मैनी सोशल एंड रिलीजियस राइट। वी ऑल नो कि कितना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही करता था पहले भी और आज भी इनफैक्ट। तो जो लोअर कास्ट के लोग थे वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। उनको मना ही कर दिया था कि आप मंदिर नहीं आ सकते, आप कोई पूजा वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि आप नीची जाति के हो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो समाज को खोखला करती है अंदर से, है ना, ये इनइक्वालिटी शो करती है। तो ये जो भक्ति संत थे जैसे कबीर हो गए, रविदास हो गए, इन लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत है, भगवान के सामने हर इंसान क्या है, इक्वल है। They preached equality and accepted followers from all the section of society. उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया और सारे फॉलोअर्स को एक्सेप्ट किया भले वो कोई भी सेक्शन से आते हैं। Influence of Sufism, let's see. The arrival of Sufi Sant in India also influenced the Bhakti movement. Sufis emphasized love, devotion, and direct relationship with God. Their simple teachings inspired many Bhakti Sants who adopted similar ideas of spiritual devotion and human brotherhood. जब इंडिया में इस्लाम और सूफी संट्स आए तब उन्होंने भी लव, इक्वालिटी, भाईचारा ये सारी बातों पर मैसेज दिया था और स्प्रेड किया था। भक्ति संत ने भी इन्हीं वैल्यूज़ को तो इम्पोर्टेंस दी थी। तो दोनों मूवमेंट्स ने रिलीजियस हार्मनी और ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया था कि हम सब भाई हैं और हमें एक साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए। इसी वजह से भक्ति मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। Need for religious reform. Many people were dissatisfied with the growing dominance of priests and religious formalities. The Bhakti movement emerged as a reform movement that focused on personal devotion rather than priestly control. अब religious reform की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि जो पंडित थे, अब जो religious formalities थी वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। तो भक्ति मूवमेंट जो आया वो एक रिफॉर्म मूवमेंट बन के आया और इसने हमें ये सिखाया कि आपको खुद से भगवान को सिर्फ याद करना है और आपको किसी पंडित वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रीस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान को याद कीजिए, पूरी इच्छा से याद कीजिए और वो आपके हो जाएंगे। इसी वजह से ये जो भक्ति मूवमेंट था इसने लोगों को एनकरेज किया कि भगवान को हमें प्यार से और विश्वास से पाना है। यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। भक्ति संत प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत। ये जो भक्ति संत थे उन्होंने अपनी जितनी भी टीचिंग्स थी वो लोगों को लोकल लैंग्वेजेस में दी थी, संस्कृत में नहीं दी थी, ताकि हर कॉमन पीपल उनकी जो मैसेजेस को समझ पाए, उनकी टीचिंग्स को एक्सेप्ट कर पाए। दिस मेड द टीचिंग्स ईजी फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड। इसी की वजह से जो लोकल लोग थे वो इनकी बातों को ईजिली समझ पा रहे थे। संत सच एज तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु spread their message through song, poem and hymns in regional languages. इन सब ने अपने जितने भी मैसेज हैं वो गानों के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, मंत्रों के थ्रू रीजनल लैंग्वेजेस में सबको प्रोवाइड किए ताकि हर इंसान उसे ईजिली समझ सके। पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज, the establishment of new kingdom and coming of Muslim rule brought social and cultural changes. In this situation, people look for spiritual comfort and unity. The Bhakti movement provided a path of peace, devotion and harmony. अब ये जो नए किंगडम्स बन रहे थे, मुस्लिम रूल आ रहा था, इसने भी सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हमारी सोसाइटी में लाए। और इस सिचुएशन में लोगों को क्या चाहिए था, स्पिरिचुअल कंफर्ट चाहिए था और यूनिटी चाहिए थी। तो जो भक्ति मूवमेंट था इसी ने एक रास्ता दिखाया जहाँ आपको सबके साथ प्यार से रहना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, भगवान को डिवोशन के साथ याद करना है और हार्मनी मेंटेन करनी है। कंक्लूजन पे आते हैं द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ सेवरल रिलीजियस, social and cultural factors. It challenged caste discrimination, opposed unnecessary rituals, promoted equality and encouraged direct devotion to God. Through its simple teaching, use of local language, the Bhakti movement became one of the most influential movements in Indian history
and contributed greatly to social and religious reform. अब भक्ति मूवमेंट का राइज रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की वजह से हुआ था, ये तो हमें पता ही है। ये मूवमेंट ने ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल इनइक्वालिटी है, इनके खिलाफ एक पीसफुल मूवमेंट चलाया था। ये भक्ति मूवमेंट यही तो था। तो ये मूवमेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ एक पीसफुल मूवमेंट था। भक्ति मूवमेंट ने लोगों को प्यार का मैसेज दिया, डिवोशन का मैसेज दिया, इक्वालिटी का मैसेज दिया कि आपको लोगों की सेवा भी करनी है, ह्यूमैनिटी भी सर्व करनी है। उन्होंने रिलीजन को भी कॉमन पीपल के लिए सिंपल और एक्सेसिबल बनाया ताकि हर इंसान इस चीज़ में जुड़ सके। कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप कहाँ से हो, आपका रिलीजन क्या है, ये सारी चीज़ें इस मूवमेंट में मैटर नहीं करती थी। इसलिए भक्ति मूवमेंट को मिडाइवल इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट माना जाता है, जिसका इम्पैक्ट आज भी इंडियन सोसाइटी पर हमें दिखता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।